तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। और फंक्शन को समझने के पहले थोड़ा बहुत हम लोग को रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो रिलेशन की शुरुआत तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती? जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है कि भाई ये मेरा बेटा है, तो माँ और बेटे का रिलेशन बन गया, है नहीं? फादर कहता है कि ये मेरा बेटा है, तो सन और फादर का रिलेशन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बस यही तो रिलेशन है। और फंक्शन क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का। पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं। मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हो गया। अब ये तो हो गया कि ये एक स्टेटमेंट है। अब मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना सिंपल तरीके से लिख सकें, जितना ही सरल तरीके से लिख सकें, उतना ही यही है ही है मैथमेटिक्स, है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑर्डर्ड पेयर। क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या है कि मान लीजिए टीचर है और स्टूडेंट है, ठीक है? ऐसे हमने लिख दिया। अब ये दिखा रहा है कि हाँ भाई ये टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन हो। अब क्योंकि सेट भी आपने पढ़ रखा है, लोअर क्लासेस से ही पढ़ रखा है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक सेट ए दे रखा हुआ है ना? अब सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। चाहे आप पर्सन को रख दीजिए, चाहे नंबर्स को रख दीजिए, अल्फाबेट को रख दीजिए, किसी को भी रख दीजिए, है ना? तो अब अगर मान ले हमने एक एग्जाम्पल यहां पर ले लिया कि ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना? और कोई भी एक सेट ले लिया बी, हमने यहां पर ये लिखा हुआ है 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अब देखिए इसी रिलेशन को ही हम लोग मैथमेटिक्स में एकदम सरल तरीके से कैसे लिख ले जाएं, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग को लिखना होगा, ठीक है ना, तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए ए क्रॉस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1,1 लिख सकते हैं, 1,2 स्क्वायर 1,3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2,1 2,2 स्क्वायर, है ना? 2,3 स्क्वायर ये लिख सकते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं? 3,1 लिख सकते हैं, 3,2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3,3 स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ गए? अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक, अब रिलेशन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, यहाँ 2,2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है
1, 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है, और 3, क्या लिखा हुआ है। तो अभी क्या दिखाई पड़ रहा है ये कि ये क्या रिलेशन बना रहा होगा, तुम अब खुद ही सोच सकते हो क्या रिलेशन बन रहा है। मतलब ये रिलेशन बन रहा है स्क्वायर का, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है बताओ, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या हुआ है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है, यहां से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 2 रिलेटेड है किससे बताओ, 2 स्क्वायर से। 1 रिलेटेड है किससे बताओ, 1 स्क्वायर से। 3 रिलेटेड है किससे, 3 स्क्वायर से। तो रिलेशन किसका बन रहा है, स्क्वायर का ही तो बन रहा है। तो आप यहां पर इसका नाम दे सकते हैं कि जो नाम हो गया इसका वो किसका हो गया, रिलेशन स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि रिलेशन अगर हमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर लिखना है तो मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, सेट में, और उस सेट के अंदर क्या होता है बताओ, ऑर्डर्ड पेयर होता है, और उस ऑर्डर्ड पेयर में दो ऑब्जेक्ट होंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। और उस सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं उसमें एक ही टाइप का रिलेशन होना भी चाहिए। ये नहीं कि एक साथ कई वो रिलेशन लिख दीजिए, वरना उसके लिए हमें अलग अलग आर बनाने पड़ेंगे, अलग अलग रिलेशन बनाने। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो हो गया कि सेट के भाषा में हम लोग कैसे रिलेशन को लिखते हैं। अब क्या है कि वेरिएबल के टर्म में आप रिलेशन कैसे लिखोगे, तो ये सेट के फॉर्म में हो गया। तो एक नंबर हो गया कि आपने इसको किस फॉर्म में लिखा, सेट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। एक तरीका और क्या हो सकता है बताओ, ऐसे सोचो क्या तरीका हो सकता है, जो कि आप उसको भी पहले से बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब ये किस टर्म में लिखा है, वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब यहां ऑब्जेक्ट की बजाय क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी हम यहां ले रहे थे, या मान लीजिए यहां नंबर्स में लिखा हुआ है, अब हमने वेरिएबल के टर्म में लिख लिया। आपने बहुत सारे रिलेशन पढ़ रखे हैं पहले से, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस बी बी क्यूब इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये भी एक रिलेशन हो सकता है ए और बी में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक तो सेट के टर्म में लिखते हैं और एक दूसरा वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। वेरिएबल के टर्म्स में लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में इसी की ज्यादा जरूरत है। बाकी तो सब स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन तो इसी में करना है। और फिर भाई कैलकुलेशन की जरूरत है तो हम लोग को इसको ज्यादा अच्छे से करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई वेरिएबल्स के बीच में अब 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। बात समझ गए। अब फंक्शन क्या होता है, अब मेन बात आती है कि ये फंक्शन क्या होता है। तो इन्हीं में जैसे फंक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग सेट के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं और वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेट फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप होता है किसका, ये एक स्पेशल टाइप हो गया ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप कहिए या आप कह दीजिए कि हम लोग कोई कंडीशन ऐसी लगा दे वहां पर जिससे वो रिलेशन क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए। तो अब वो रिलेशन क्या होगा, तो मेनली हम लोग को वेरिएबल्स के टर्म्स में फंक्शन को पढ़ना है। आगे बात समझ में। लेकिन सबसे भाई आगे आपको इस्तेमाल तो इसी का ज्यादा करना है। ठीक है ना। बाकी हाँ
क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई है? अब वो कंडीशन क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई वो कंडीशन क्या है, कि वो कंडीशन क्या होगी, क्लियर हो गया ना बात? तो अभी देखो हम उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं रिलेशन में, ठीक बात है ना? तो अभी जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब एक सेट हमने ए लिया और एक सेट हमने यहां पर क्या ले लिया, बी ले लिया। अब ध्यान दो, वही जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ था, जो ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला था, यहां पे लिखा है 1 2 3 4 ए बी सी, और क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। बोलो। अब देखिए 1 यहां पर रिलेटेड है किससे, ए से। जैसे आप ए क्रॉस बी अगर लिखते हैं, ए क्रॉस बी यहां पर हमने लिख लिया, 1 कॉमा ए लिखा है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो गया, ए के साथ हो गया। अभी हम उसको जो नाम दे रहे थे वहां पर हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में कि यहां भी 1 का रिलेशन ए के साथ यहां पर रिलेटेड है, ठीक बात है। अब मान लीजिए 2 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन सी के साथ भी है, ठीक है, यहां पे दिख रहा है। कहा गया 3 का रिलेशन डी के साथ है, यहां पर क्या हो गया, 4 का रिलेशन डी के साथ हो गया, ठीक है ना, डी के साथ हो गया। हाँ, तो अब इसी देखो ए क्रॉस बी में अभी पूरे एलिमेंट हम लोगों ने नहीं लिखे हैं यहां पर पूरे एलिमेंट, अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना होता तो क्या लिखते हैं, 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d, है ना, सब लिखते कि नहीं लिखते? तो चूंकि रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, तो हमने अब यहां पर रिलेशन लिख लिया, आर लिख लिया। मतलब यहां पर ए टू बी ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक रिलेशन हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अब यही फंक्शन कैसे बनेगा, तो क्या कंडीशन होगी, तो यहां पर कंडीशन क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट, बात समझ गए, यूनिक रिलेशन यहां से बनाता है। अगर जैसे आप खुद सोचिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये ए हो गया, ये क्या है हमने लिया, बी ले लिया, 1 2 3 4, यहां पर हमने ले लिया ए बी सी डी। अभी हमने क्या वर्ड यूज किया, यूनिक, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ एक यूनिक इमेज या यूनिक रिलेशन बना रहा है। जैसे यहां बताइए 2 जो है ए और बी के साथ कितने रिलेशन बना रहा है, 2 रिलेशन बना रहा है। तो अब यूनिक रिलेशन का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड हो जाए, ये मान लेते हैं इससे रिलेटेड हो गया, लेकिन अब ये किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, अब ये किसी और से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब 2c से अगर हो जाएगा तो ये रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। यही कंडीशन है, डी से रिलेट नहीं करेगा या 1 किसी और से रिलेट नहीं करेगा, वरना वो यूनिक रिलेशन नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर वो सिंगल से कर रहा है तो वो फंक्शन हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा वो। तो वही इसी बात को कह रहा हूं कि फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो स्पेशल केस या वो कंडीशन क्या है, वो यही कंडीशन है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एक यूनिक रिलेशन अगर रखता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, दूसरी बात ये भी है, आप देखिए यहां पर हमने कहा ये रिलेशन ले लिया। अब देखो 3 का भी और किसी के साथ अब नहीं बन सकता। अब 4
हाँ, फोर का देखिए बन सकता है, यहां पर बना लीजिए, लेकिन फोर का और किसी के साथ नहीं बन सकता। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हमने केवल इतना ही लिख दिया, तो क्या हम लोग इसको फंक्शन कहेंगे? अब ये जो रिलेशन यहां पर स्पेशल केस बन रहा है, उसको हम फंक्शन कहेंगे, इसको भी फंक्शन नहीं कहेंगे। मतलब सेट ए में दिया हुआ हर एक एलिमेंट कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। तो कितनी कंडीशन हो गई बताइए रिलेशन से फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए? 4 कहां हुई, 2 ही तो बताई भाई। एक तो यूनिक रिलेशन बनना चाहिए, बोलो। मतलब जो इनपुट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। उसका आउटपुट जो आना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। और जो इनपुट यहां पर जो दे रखा हुआ है, या सेट में जो भी एलिमेंट दे रखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, कोई छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहां पर कौन छूट रहा है बताओ? 4 छूट रहा है। छूट रहा है कि नहीं? 4 छूट रहा है। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा या रिलेशन कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। मतलब फंक्शन का होने के लिए इसमें इसका यहां पर रिलेट होना मस्ट है। अब हम लोग कह देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो रिलेशन से फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को कौन सी 2 कंडीशन लगानी होंगी बताओ? एक तो हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट है ना, इसका एक यूनिक रिलेटेड होना चाहिए, बी से यूनिक रिलेशन होना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट यहां पर खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात समझ में? तो 2 कंडीशन केवल, क्लियर? जो कि उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। कोई डाउट? अब हम यहां पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा बताइएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बताइएगा फटाफट, 1 2 3 4 ABC, बताइए क्या ये फंक्शन है? है? नहीं, ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा बेटा। हाँ, अब देखिए हमने 2 बातें कही हैं, वो दोनों बातें तो यहां पर फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक बात है। 4 छूटा हुआ है ना, तो मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अच्छा चलो, मान लो अगर हमने 4 को यहां पर मिला दिया ए से, अब बताओ ये फंक्शन है? अब ये फंक्शन हो गया, अब मैं चेक नहीं कर रहा हूं तुमको, अब ये फंक्शन हो गया। देखिए, नहीं, सबको अलग अलग। अच्छा ये बताइए, 1 का यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 का यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, 2, ये जो एलिमेंट है वो एक यूनिक, ये क्या 2A से और B से दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज केवल A मिल रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, बीच में टेस्ट भी करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। 1 मिनट, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहां पर हमने ABC ले लिया। बताओ, अब हमने ये अगर लिख लिया, मान लीजिए ऐसे लिख लिया, हमने कहा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये बताइए फंक्शन है? क्यों नहीं है? बी के साथ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आपको यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि 1 का यूनिक रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वेरिएबल के टर्म में हम लोग कैसे एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में फंक्शन को कैसे लिखेंगे। तो एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में फंक्शन लिखने का ये तरीका है। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू
fx, इसको हम लोग बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। अब वो दोनों कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है, तो इसके लिए देखिए ये सेट A दे रखा हुआ है, यहां पर एक सेट B दे रखा हुआ है। तो यहां पर ये देखिए जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल से तमाम समझे हैं उसको समझिए। आ रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B is called a function if each element of A set A has unique image in B। बात समझ गए? जो अभी तक वो रिलेशन वहां पर देख रहे थे, अब यूनिक इमेज इन बी होगा, तो हम लोग इसको जो x और y हम लोग पढ़ रहे हैं, x और y में रिलेशन जो पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल तो अभी हम लोगों ने यहां पर लिए थे। देखिए यहां पर आप देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कर लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया। अब आप देखो यहां पर x की वैल्यू आप रखते चले जाइए, x की वैल्यू 1 लो तो y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 2 क्यूब आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या x की वैल्यू 2 के लिए y की कोई और वैल्यू मिल सकती है? यहां पर नहीं मिल सकती है। x की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लें तो बताओ, अगर हमने यहां पर x की वैल्यू 3 ले लिया तो y कितना हो जाएगा? 3 क्यूब हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 3 के लिए y की कोई और वैल्यू मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। अच्छा अगर मान लीजिए हमने y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया, बात समझ गए? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया। अब आप बताओ x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहां y स्क्वायर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ यहां से y की दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक मिल रही है +1 और एक मिल रही है -1। तो बताओ x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, यार x की वैल्यू हमने यहां पर 1 लिया, स्क्वायर रूट लोगे तो y की वैल्यू 2 नहीं आएंगी यार। फिर तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही? मान लीजिए आपने यहाँ x की वैल्यू 4 ले लिया, कोई भी आप लेंगे वैल्यू तो आपको हमेशा y की दो वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो y की यहां पर कितनी वैल्यूज हो गई? +2 -2 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये रिलेशन बनेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा बताओ? फंक्शन बन सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे ना बात पूरी क्लियर समझ में? अब यहां पर एक बात को और अच्छे से आपको समझ लेना है कि डोमेन क्या होता है, ठीक है ना? देखिए अब हम लोग जो अभी ऐसे लिख रहे थे कि भाई ये हम लोगों ने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है और f कहा गया सेट A टू B। अब यहां पर ध्यान से समझ लो, x को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके? और y क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? यस, y डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? x के ऊपर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कोई जूस निकालने वाली मशीन है, यहां पर आप क्या इनपुट डाल रहे हैं? सपोज कर लो
आपने कुछ भी फ्रूट्स डाले, बोलो, अब ये आपकी जो है कहते हैं जूसर है, ठीक है, कोई मशीन है, तो इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या हो गया, इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। वो किससे प्रोसेस होके आ रहा है, किससे प्रोसेस होके आ रहा है ना, किसी भी जूसर से, मशीन से। अब यहां पर क्या कर दिया, मैथमेटिक्स में क्या होगा, ये एफ हो जाएगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि भैया एफ एक्स, आपका एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, ये साइन एक्स भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहां पर जो ये ऑपरेटर है, जो अभी हम यहां पर ऑपरेटर मशीन इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर यही ऑपरेटर क्या है बताओ, साइन है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर x को इनपुट डालते जाएंगे, हम लोग को क्या मालूम चलता जाएगा बताओ, आउटपुट मालूम चलता चला जाएगा। बात समझ गए? तो लेकिन हम लोग जो यहाँ पर ये लिखते हैं ना सेट ए और बी के टर्म में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में भी बहुत काम आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग, ये होता है सेट ऑफ डोमेन। क्या होता है? ये सेट ऑफ डोमेन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कोडोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ कोडोमेन होते हैं। तो y इज द फंक्शन ऑफ x के साथ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहां पर, ये जो सेट दिया जाता है। अभी आप a टू b जो रिलेशन देख रहे थे, रिलेशन से फंक्शन देखा, ये वही a और b सेट है। तो अब हम लोग वेरिएबल के टर्म में या जो कैलकुलस में हम लोग पूरे इस्तेमाल करेंगे, वो ये क्या हो गया, सेट ऑफ डोमेन हो गया, और ये हो गया सेट ऑफ कोडोमेन हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई एक टर्म यहां पर और इस्तेमाल किया जाता है, वो है रेंज। अब रेंज यहां पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि साहब रेंज क्या है। तो रेंज यहां पर क्या है, ये जो आउटपुट निकलता है, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को ये हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो होती है ये y की वैल्यूज होती है, और यहां पर डोमेन जो होता है वो क्या होगा, ये आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a। मतलब डोमेन क्या है, x है, x किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, और y क्या है, रेंज है, बोलो। और रेंज जो है ये कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, और रेंज कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है। मतलब रेंज कोडोमेन के बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने मान लीजिए यहां पर एक जूस, मान लीजिए आप यहां पर फ्रूट्स डाल रहे हैं और इसका जूस निकाल रहे हैं, तो जूस किसी, आप किसी पॉट में ही तो रखोगे ना, निकलेगा। तो अब जो जूस है यहां पर, ये जूस आपका वाई है, क्या ये इसके बाहर हो सकता है? तो ये जो पॉट है, इस पॉट को हम कहेंगे ये हमारा कोडोमेन है। तो इट्स मीन कि कोडोमेन इज द गिवन इंफॉर्मेशन, और ये जो जूस निकल रहा है ये वाई है। तो क्या इसको अगर ये बाहर, अगर ये बाहर आ गया, बताओ भाई, बोलो, अगर ये बाहर आ गया तो क्या बताइए, मतलब सही रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो सकता है। भाई आधा ग्लास जूस निकला या पूरा ग्लास निकला, लेकिन आपने पूरा निकाल निकाल के पूरा बहा दिया, आपने पूरे मोहल्ले में बहा दिया है, बोलो। तो कोडोमेन के क्या बाहर हो सकता है रेंज? नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक बात है। अब यहीं से आप समझ लीजिए, यहीं से ग्राफ की भी कहानी जुड़ती है। जब, हाँ बताइए। हाँ, ये इनपुट है, ये आपका डोमेन है।
नहीं 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 नहीं, कोडोमेन तो गिवन इंफॉर्मेशन है। आउटपुट ये जो पार्ट आप यहां पर रख रहे हैं ना, ये कोडोमेन है। अब ये बताओ क्या क्या ये मशीन में तुमने कुछ डाला और वापस क्या पार्ट के फॉर्म में आ जाएगा क्या? भाई डाल रहे हो आप फ्रूट और निकलेगा क्या? ग्लास निकल आएगा यहाँ पे। तो ग्लास तो एक गिवन इंफॉर्मेशन हो गई ना। ग्लास क्या हो गई? ये गिवन इंफॉर्मेशन। ग्लास के अंदर जो जूस भरेगा वही वायु हो गया। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गई। तो जब हम लोगों ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में हम लोगों ने फंक्शन को सीखा और यही पूरी कैलकुलस में काम आएगा, और ये आपने पढ़ा भी हुआ है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है और ये क्या है बताओ? वाई है। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी फंक्शन हम लोगों ने यहां पर लिया, y इक्वल टू एफ एक्स लिया, और x का इनपुट हम लोग डालते जाएंगे, तो जो अब देखिए, अब यहां पर भी कहानी समझ लीजिए। जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, चाहे वो रिलेशन हो या चाहे फंक्शन का हो, तो यहां हम लोग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो अब जो जरूरी बात है, जो आगे हमें कैलकुलेशन के लिए और पूरा हम लोग को पढ़ना है, वो ये क्या कहलाएगा बताइए? ये क्या होगा? ये है तो ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन आप इसको और क्या कहेंगे? अब आपने पहले से ही पढ़ रखा है, ये क्या होगा बताओ? एक्स कॉमा वाई हो गया। ये क्या हो गया? पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब ये ठीक है, ये रिलेशन भी हो सकता है, ये फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना? अब ये हमें हमें क्या दे रहा है? एक पॉइंट की तरह भी दे रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पर क्या हो गया? पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये बताओ कि ये फिर जैसे जैसे तुम यहां पर इनपुट डालते जाओगे, एक्स की वैल्यू डालते जाओगे, अगर ये फंक्शन है, एक्स की वैल्यू डालते जाओगे, तो वाई का आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे तमाम पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे कि नहीं मिलते चले जाएंगे? मिलते जाएंगे कि नहीं मिलते जाएंगे बताओ? तो ऐसे तमाम पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करते चले जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? अरे यार, पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे, क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब कि रिलेशन हो या फंक्शन हो, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसको प्लॉट कर रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा? एक ग्राफ ही तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जिसकी हमें जरूरत है, जो कि हम लोग को पढ़ना है, उसी में हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो ये जो इतनी कहानी बताई है कि आप आगे की कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप भाई ठीक है कि ये रिलेशन हो या फंक्शन हो, ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इनपुट आउटपुट मिलते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, तो ये हमारा एक ग्राफ भी बन सकता है। बन सकता क्या है? बनेगा ही। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब यहां पर क्या है, तमाम तरह के आपको फंक्शंस के ग्राफ भी पढ़ने होंगे। तो अभी हमारे पास यहां पर जो अगला जो लेक्चर होगा, वो उसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना? तो ये आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपको जो पढ़ना है, वो डोमेन कैलकुलेट करना आना चाहिए, रेंज कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोडोमेन को तो गिवन इंफॉर्मेशन होती है। हमें क्या करना आना चाहिए? ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो क्लास 11th में हम लोगों को, क्लास 11th में क्या करना है? देखिए, क्लास 11th का और क्लास 12th का, आप ये सारी चीजें क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग जेई या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो दोनों दोनों ही क्लासेस में, 11th और 12th में, दोनों में है। तो अभी हम लोग को एक जनरल आइडिया पूरा डेवलप करना है कि फंक्शन में हम लोग को 11th में क्या क्या
पढ़ना है, और ताकि हम लोग 12th में और अच्छे से उसको समझ पाए और पूरी कैलकुलस को अच्छे से समझ पाए, तो चाहे बोर्ड हो चाहे। तो अभी यहाँ पर मेनली क्या है, डोमेन है, रेंज है, ग्राफ है, और हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें अब ग्राफ तो कई सारे फंक्शंस के हम लोग देखेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हालांकि क्लास 12th में है आपके, ठीक है ना। तो और फिर मॉडुलस फंक्शन हम लोग यहाँ सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखेंगे, उनके ग्राफ को सीखेंगे हम लोग। साथ में यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन और मैनी वन फंक्शन को सीखेंगे। बात समझ गए कि कोई भी फंक्शन दे रखा है वो वन मैपिंग होगी, मैपिंग कहें या फंक्शन कहें, या मैनी वन होगा या वन होगा। बात समझ में आ गई। तो हम लोग को इसको आगे कहां तक पढ़ना है, ये बात पूरा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? पूरा खाका आपका तैयार हो गया ना? वेरी गुड। तो अब ये देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोगों ने लिया, और एक कोई फंक्शन या रिलेशन कुछ भी है, टेस्ट करना है, इसका ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बना दिया। अब ये पता करना है फंक्शन है या रिलेशन। तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन यहां खींच ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कोई भी हो सकता है, या आगे पीछे सरका के आप देख लीजिएगा इसको शिफ्ट करके, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि यहीं बना के देख ले, कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको स्लाइड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने पॉइंट मान लो x1 लिया। अब देखिए, ये x1 पे मान लीजिए x1 y1 आ रहा है, तो वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट तो x1 ही रहेगा ना, और ये पॉइंट क्या रहेगा, x2 x1 y3 ले लीजिए, और इसको ले लिया, ये तो x1 ही रहेगा, x1 y4 आ गया। तो अब बताओ इसके कितने आउटपुट मिल रहे हैं, x1 के 4 मिल रहे हैं। अगर हम इसको एरो डायग्राम से देखें तो बताओ x1 के कितने इमेज मिल रहे हैं, y1 y2 y3 y4, 4 इमेज मिल रहे हैं बेटा कि नहीं मिल रहे? हाँ, तो ये क्या है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो अब फंक्शन के लिए क्या होगा, यहां पहले एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। हमने कोई ऐसे एक ग्राफ ले लिया। अब आप बताइए, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर खींचेंगे, चाहे जितनी भी लाइंस खींच लीजिए, हमने कहा ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस पे हमने कहा ये y1 मिल रहा है, ये पॉइंट y2 मिल रहा है, ये पॉइंट आपका y3 है, बोलो है। तो अब बताओ, ये जो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अब बताइए एरो डायग्राम से अगर हम लोग देखें, जो हम लोग सेट में पढ़ते थे, अगर उसको एरो डायग्राम में कन्वर्ट करें तो x1 x2 x3 के लिए y1 y2 और y3, ये बताइए सबकी इमेज यूनिक मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये हो गया ना फंक्शन। और अब हम लोग इसको अगर ऐसे लिखे, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x है, f क्या है बताओ, a टू b। यहां पर अगर ले, ये आपको दिया जाएगा, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब x और y में लिखा हुआ कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, इस वर्टिकल लाइन टेस्ट से कर सकते हैं। इसका मतलब कि इफ अ वर्टिकल लाइन, तो ध्यान से समझिएगा, इफ अ वर्टिकल लाइन बोलिए, कट्स द
ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है ना, एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, देन क्या हो जाएगा, देन रिलेशन विल बी फंक्शन। ये हो गया ग्राफ से देखने का तरीका। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया पूरी बात कि अभी कोई डाउट है?